हेलो दोस्तों, फंडामेंटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास 10th के साइंस के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है और इस वर्ष हमें कितना पढ़ना होगा, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। साइंस के सिलेबस में पहले हम समझते हैं कि इसे कितने पार्ट में बांटा गया है। साइंस का सिलेबस 5 भागों में बटा है। पांच भागों में साइंस का सिलेबस बांटा गया है। 5 भाग हैं कौन कौन से? साइंस का पहला भाग होता है रसायन विज्ञान का। जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है। साइंस को दूसरे पार्ट में बांटा गया है जीव विज्ञान में, जिसे हम बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। साइंस का तीसरा जो पार्ट बांटा गया है वो है भौतिक विज्ञान का। इस भौतिक विज्ञान के चौथे पार्ट में हमें प्रकाश का अध्ययन करना है। प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करना है। साइंस का जो चौथा पार्ट बांटा गया है वो है भौतिक विज्ञान का ही। लेकिन भौतिक विज्ञान के इस चौथे चैप्टर में हमें अध्ययन करना है विद्युत धारा के बारे में। साइंस के तीसरे पार्ट भौतिक विज्ञान के प्रकाश वाले पार्ट में हमें प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करना है। जैसे प्रकाश के नियम क्या होते हैं, प्रकाश के अंदर मुख्य गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है एवं उत्क्रमणिता का गुण पाया जाता है। इसी प्रकार इस साइंस के चौथे पार्ट में, चौथे भाग में, ये भी भौतिक विज्ञान का ही भाग है। इसमें विद्युत धारा का अध्ययन किया जाएगा। विद्युत धारा आती कहाँ से है, ये बनती कैसी है, ये इसे विद्युत धारा कहते क्यों हैं, इसका यूज क्या क्या होता है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। इस भौतिक विज्ञान के विद्युत धारा वाले पार्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा कि विद्युत धारा में 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा होता है तापीय प्रभाव। इन चुंबकीय प्रभाव एवं तापीय प्रभाव को समझने के लिए पहले हमें विद्युत धारा को समझना होगा। और जो 5वां पार्ट बांटा गया है साइंस का, वो पर्यावरण पर आधारित है। इसमें हमें पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलेगी कि आखिर पर्यावरण को साइंस से कैसे लाभ पहुंच सकता है, साइंस पर्यावरण को कैसे हानि पहुंचाता है, इन सभी बात के बारे में हमें अध्ययन करना होगा। चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान के पार्ट पे। रसायन विज्ञान में हमें काफी चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं। रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर हमें पढ़ने को मिलता है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया गया है। पहले तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, फिर इसे रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करने को मिलेगा। इसी चैप्टर में हमें बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखें कैसे, उसे हम अपनी भाषा में छोटे से छोटे में उसका संक्षिप्तीकरण कैसे किया जा सकता है, यह सभी हमें पढ़ने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया में। और रासायनिक अभिक्रिया को जो लिखने की विधि होती है, उसका संक्षिप्तीकरण का जो विधि होता है, उसे ही कहते हैं रासायनिक समीकरण। रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर में हमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर मिलता है, जिसमें हमें उसकी कुछ बेसिक जानकारियों को बताया गया है। दूसरा चैप्टर जो हमें दिया गया है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण का। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार, लवण में हमें इस चैप्टर के आगे की जानकारी दी गई है। पहले हमें बताया कि रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताने के बाद हमें बताया गया कि जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ विशेष गुण पाया जाता है। उन गुणों के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, अम्ल, क्षार एवं लवण। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक केमिकल वो रसायन
जो रासायनिक भाग में आता है उसमें 3 गुण में से कोई ना कोई एक विशेष गुण उपलब्ध होता ही है, या तो अम्ल होता है, या क्षार होता है, या तो उदासीन होता है। उदासीन जो होता है, अम्ल क्षार के मिश्रण से ही लवण बनता है। इन सभी की जानकारी, रासायन की इन सभी विशेषताओं की जानकारी हमें इस सेकंड चैप्टर में अम्ल क्षार एवं लवण में दिया गया है। रासायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर होता है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में हमें बताया गया है कि धातु, ये जो पदार्थ पाए जाते हैं इनमें कुछ विशेष गुण होता है। जैसा कि हमने 9 में पढ़ा था कि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह निकाल भी सकता है पदार्थ और ग्रहण भी कर सकता है। तो इसी के आधार पर उन्हें कुछ भागों में बांटा गया है। जो भागों में बांटा, यदि इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है तो उसे धातु कहा जाता है, यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसे अधातु कहा जाता है, और यदि निकाल भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है तो उसे उपधातु कहा जाता है। तो पदार्थ की इन इलेक्ट्रॉन को त्यागने, ग्रहण करने की क्षमता के अनुसार इन्हें धातु एवं अधातुओं में बांटा गया है। एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसे उपधातु कहा जाता है। हमें इसके बारे में इस तीसरे चैप्टर में अध्ययन करना है। रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर है कार्बनिक तत्व एवं यौगिक, कार्बन के अपर रूप। खासकर हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इस विशेष वातावरण में, इस पृथ्वी पर कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। प्रत्येक पदार्थ कार्बन से मिलकर बना है। हम जहाँ भी ईंधन का उपयोग करते हैं, किसी भी पदार्थ का, किसी खाद्य पदार्थ का, यहाँ तक कि ग्लूकोज में भी कार्बन विद्यमान होता है। तो कार्बन एक विशेष प्रकार का यौगिक जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें इस साइंस के, रसायन विज्ञान के चौथे चैप्टर में कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कार्बन एवं उसके यौगिक। चलते हैं जीव विज्ञान पर। देखिए, जीव विज्ञान हमें जीवों के जीवित होने की जानकारी देता है, और हमें बताता है कि जीवित जंतुओं के अंदर, जीवित पदार्थों के अंदर क्या क्या घटनाएं, क्या क्या क्रियाएं चलती रहती हैं। इन क्रियाओं को, इन घटनाओं को उपचयी एवं अपचयी में बांटा गया है। उपचयी घटनाएं, अपचयी घटनाएं। उपचयी घटनाएं, अपचयी घटनाएं उनके संगठन एवं विखंडन के ऊपर आधारित होती हैं। और जिन पदार्थों में उपचयी एवं अपचयी दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उसमें उपापचयी क्रिया शामिल होती है। और जिस पदार्थ में उपापचयी क्रिया होती है उसे जीवित पदार्थ माना जाता है। तो जीव विज्ञान में हमें जैव जगत के बारे में पढ़ना है। जैव जगत में पहले हमें पढ़ना है पोषण के बारे में, क्योंकि जीवित पदार्थ का सबसे पहली क्रिया जो होती है होता है पोषण। इस पोषण को जैव प्रक्रम के अंतर्गत रखा गया है। एनसीईआरटी के अनुसार जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम होता है। इस जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? पहला होता है पोषण। पोषण क्या होती है? पोषण भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर उसके पाचन तक की पूरी क्रिया को पोषण कहते हैं। तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है, जिसका पहला भाग होता है पोषण, दूसरा भाग होता है श्वसन। श्वसन क्या होता है? पोषण के उपरांत हमें उन पदार्थों के दहन के लिए, उन पदार्थों के पाचन के लिए, या आप उनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन को हमारे शरीर में ले जाने के लिए, उसके शुद्धिकरण के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। तो जीव विज्ञान के दूसरे अध्याय में हमें श्वसन के बारे में अध्ययन करना होगा। बात करते हैं तीसरे चैप्टर के बारे में। इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही तीसरा चैप्टर रखा गया है जिसे कहा गया है परिवहन। परिवहन, परिवहन क्या है? परिवहन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और एक वहन। वहन का अर्थ होता है जाना, और परिवहन का अर्थ होता है चारों तरफ जाना। परिवहन एक ऐसा शब्द होता है जो उस कार्य के लिए यूज किया जाता है जो चारों तरफ घटते रहते हैं, मतलब आएगा जाएगा, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं परिवहन के अंतर्गत रखी जाती हैं। ये परिवहन जो हमें पढ़ना है जैव प्रक्रम के तीसरे अध्याय में,
इस परिवहन से तात्पर्य क्या है, हमें क्यों पढ़ना है। अभी हमने चर्चा की कि श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। हमारा जो फुफ्फुस होता है ऑक्सीजन तो नासा मार्ग द्वारा ग्रहण कर लेता है, पर उस ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें शरीर के कोने कोने में होती है। तो उस ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए शरीर के कोने कोने में हमें आवश्यकता होती है परिवहन तंत्र की, एक ऐसे तंत्र की जो उस ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके और वहां पे बने वेस्ट मटेरियल को उस स्थान से हमारे हृदय तक या किसी अन्य उत्सर्जित अंग तक ला सके। तो इसके लिए हमें आवश्यकता होती है परिवहन तंत्र की। इसलिए जैव प्रक्रम के तीसरे अध्याय को परिवहन के रूप में रखा गया है। जैव प्रक्रम का चौथा अध्याय होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? पोषण, श्वसन, परिवहन, ये सारी घटनाएं होने के बाद जो उपयोगी तत्व होते हैं उनका स्वांगीकरण हमारे कोशिकाओं द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन स्वांगीकरण करने के पश्चात भी कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ वर्ज्य पदार्थ बच जाते हैं जो कि हमारे शरीर में किसी काम के नहीं होते। ऐसी स्थिति में उन पदार्थों को, उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। और शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर में विशेष तंत्र उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो तंत्र होता है उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने पोषण की, अपने जैव प्रक्रम की, अपने उपापचय क्रिया की पूरी जानकारी ले सकें। पोषण में अंतर्ग्रहण से लेकर पाचन तक क्रिया को शामिल किया जाता है। श्वसन में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के को पूरा शामिल किया जाता है। परिवहन में भोज्य पदार्थों के एवं ऑक्सीजन के परिवहन की घटना एवं वेस्ट पदार्थों के परिवहन की घटना को शामिल किया जाता है। जबकि उत्सर्जन में इन तीनों क्रियाओं के पश्चात बचे हुए वज्र पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का अध्ययन किया जाता है। इसका जो अगला चैप्टर होता है वो है नियंत्रण एवं समन्वय का। नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, देखिए नियंत्रण एवं समन्वय नाम से ही मालूम चलता है कि यह एक ऐसा अध्याय है जो हमें ये बताता है कि आखिर एक मनुष्य अपने शरीर पर नियंत्रण कैसे करता है और अपने शरीर का समन्वय कैसे करता है। समन्वय का तात्पर्य होता है कि अपने शरीर की क्रियाओं का नियमन कैसे करता है। तो नियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर में हमें इन्हीं के बारे में बताया गया है। इसका अगला जो चैप्टर हमारे लिए होता है वो है जीव जनन कैसे करते हैं। देखिए जीव जनन जो कैसे करते हैं इसे हमें जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम के बाद नियंत्रण समन्वय उसके पश्चात तीसरे चैप्टर में शामिल किया है। ये जो हमने 4 चैप्टर पढ़े, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो 4 चैप्टर में हमने जानकारी ली ये जैव प्रक्रम के ही पार्ट हैं, 4 के चारों। नियंत्रण समन्वय दूसरा चैप्टर होता है जैव जगत का, जीव विज्ञान का, और तीसरा चैप्टर होता है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करता है, इस चैप्टर को भी हमें जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना होगा। जीव विज्ञान के अंतर्गत तीसरे चैप्टर में रखा गया, बाकी अन्य चैप्टर भी इसमें शामिल हैं। अब चलते हैं भौतिक विज्ञान की ओर। भौतिक विज्ञान को पहले ही 2 खंडों में बांट दिया है। भौतिक विज्ञान में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। भौतिक विज्ञान में हमें केवल 2 ही प्रकार के ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। पहली ऊर्जा है प्रकाश ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। भौतिक विज्ञान को 2 भागों में जो बांटा गया है, पहला है प्रकाश, दूसरा है विद्युत धारा। प्रकाश वाले में हमें पहले प्रकाश के बारे में जानकारी, प्रकाश क्या होता है, उसके बाद जो प्रकाश है इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। मतलब प्रकाश के गुण। और इस भौतिक विज्ञान के प्रकाश के चैप्टर के अंतर्गत ही ये प्रकाश के गुण किस प्रकार के पदार्थों पर लागू होते हैं, इनकी कैसी सतह चाहिए, इन सभी के बारे में अध्ययन करना होता है, जिनमें मुख्य है दर्पण, लेंस, प्रिज्म आदि।
इस दर्पण, लेंस और प्रिज्म के साथ साथ इन सभी घटनाओं में दर्पण में प्रकाश कौन सा गुण दिखाता है, लेंस में प्रकाश का कौन सा गुण दिखाई पड़ता है, प्रिज्म में प्रकाश का कौन सा गुण दिखाई पड़ता है, इन सभी के बारे में अध्ययन करना है। खासकर प्रकाश के अंदर 3 मुख्य गुण पाए जाते हैं। पहला जो गुण होता है वो होता है परावर्तन का। देखिए परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी सामने से आता है और किसी चिकने पालिशदार तरफ पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जो ये घटना होती है प्रकाश की किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने की, जो घटना होती है इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के अंदर परावर्तन की जो घटना होती है ये उसके गुण पर डिपेंड करती है। प्रकाश के अंदर परावर्तन का गुण पाया जाता है। प्रकाश के अंदर जो दूसरा गुण होता है उसे कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? परावर्तन वापस लौटने की घटना है जब प्रकाश किसी चिकने पालिशदार तरफ पर गिरता है, पर अपवर्तन प्रकाश का वह गुण है जिसके अनुसार वह वापस न लौटकर आगे वाले माध्यम में प्रवेश कर जाता है। यदि माध्यम पारदर्शी हुआ तो, और अगर आगे वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से भटक जाता है, और अपने मार्ग से भटकने की, विचलित होने की इस क्रिया को या इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश के साथ होता है, इसलिए इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का यह दूसरा मुख्य गुण होता है। प्रकाश के अंदर जो तीसरा मुख्य गुण होता है उसे कहते हैं, देखिए परावर्तन, अपवर्तन, हमें इसके 2 ही भागों के बारे में अध्ययन करना है। एक तीसरा गुण होता है जिसे उत्क्रमणिता कहा जाता है। उत्क्रमण क्या होता है? देखिए उत्क्रमण एक ऐसा शब्द है जो कि दोनों दिशाओं को दर्शाता है। दोनों दिशा कहने वाले, एक सम्मुख दिशा, एक विपरीत दिशा, मतलब ऐसी घटनाएं जो दोनों दिशाओं में संभव होती हैं। यदि ऐसे से ऐसा हो सकता है तो उसका विपरीत भी संभव है, उसी को कहते हैं उत्क्रमण। तो प्रकाश का जो तीसरा गुण होता है उत्क्रमण का गुण। उत्क्रमण, ये जो उत्क्रमण का गुण है इसे हमें अलग से नहीं पढ़ना है। इस उत्क्रमण का गुण प्रकाश के परावर्तन के साथ में थोड़ा सा जोड़ा गया है और प्रकाश के अपवर्तन के साथ में भी थोड़ा सा हमें पढ़ना है। तो इस भौतिक विज्ञान के तीसरे पार्ट जिसे प्रकाश कहा गया, इसमें हमें प्रकाश के बारे में अध्ययन करना है, प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करना है और कुछ खास प्रकार के संरचनाएं जैसे दर्पण, लेंस, प्रिज्म के बारे में अध्ययन करना है। इस प्रकाश का जो चौथा चैप्टर हमें मिलता है वो है मानव नेत्र। देखिए मानव नेत्र देखने में या सुनने में तो लगता है कि ये बायो का चैप्टर होना चाहिए था, लेकिन मानव नेत्र में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसीलिए हमें मानव नेत्र के चैप्टर को प्रकाश के अंतर्गत पढ़ना होगा, क्योंकि मानव नेत्र में लेंस शामिल होता है, उसमें अपवर्तन की घटना होती है जिस कारण उसके अपवर्तन को दूर किया जा सकता है, जिसमें नेत्र दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इन सभी को दूर कैसे किया जा सकता है, प्रकाश को कितना मोड़ा जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है, इन सभी का अध्ययन हमें मानव नेत्र को समझाने के लिए ही कराया जाता है। यदि हम पहले प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, दर्पण, लेंस और प्रिज्म का अध्ययन कर लेते हैं, तो मानव नेत्र का अध्ययन हमारे लिए सुगम हो जाता है। इसलिए मानव नेत्र को फिजिक्स के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? देखिए धारा क्या होता है? धारा एक प्रकार का बहाव होता है। आपने सुना होगा जल धारा। जल धारा क्या होता है? जब जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो उसके गमन करने की जो स्पीड होती है, यदि उसको सेकंड से या समय से भाग दिया जाए, मतलब उसके अपने स्थान को बदलने का जो दर होता है उसी को कहते हैं जल धारा। जल को या जल का अपने स्थान से स्थान परिवर्तन की जो दर होती है उसे कहते हैं जल धारा। इसी प्रकार विद्युत कितने समय में कितना गमन करता है, विद्युत जो होता है वो आवेश से संबंधित होता है। आवेश जो होता है वो अपने स्थान को बदलता है, आवेश जो होता है वो प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित होने में उसे कितना समय लगता है इसी को कहते हैं विद्युत धारा। आवेशों के जो प्रवाह की दर होती है विद्युत धारा के नाम से जानी जाती है। आवेशों के प्रवाहित होने की दर विद्युत धारा कहलाता है। अब विद्युत धारा किसके ऊपर डिपेंड करती है? विद्युत धारा कितनी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, कब रुकेगी, कब बहेगी, इन सभी को हमें भौतिक विज्ञान की विद्युत धारा के चैप्टर में
पढ़ना है। विद्युत धारा के चैप्टर में पहले तो हमें विद्युत धारा के बारे में ही चैप्टर मिलता है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा बताने के बाद इसमें हमें कुछ इसके महत्व को बताया जाता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए सहायक होते हैं, जैसे कि आवेश। देखिए आवेश क्या होता है। आवेश एक ऐसा गुण होता है जो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों के निकलने या जुड़ने के पश्चात महसूस होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेश बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धनावेश बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो ऋण आवेश बनता है। इन दोनों आवेश जो होते हैं इन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है, और इन आवेशों के प्रवाहित होने की दर को ही विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। अब आवेश कितनी स्पीड से प्रवाहित होंगे इसे निश्चित करता है विभव। विभव क्या होता है? जो आवेश होता है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किसी को कितना कार्य करना पड़ रहा है। एक आवेश को आप एकांक कह सकते हो, और खासकर धनावेश का ही स्थानांतर होता है। तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसे विभव के रूप में देखा जाता है। तो हमें विभव के बारे में अध्ययन करना है। इस विभव में एक और टॉपिक होता है विभवांतर। विभव विभवांतर बस इतना सा फर्क होता है कि विभव एक अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में स्थित एक दूरी तक लाया जाता है, और उसमें जो कार्य किया जाता है विभव के नाम से जाना जाता है। जबकि हमें एक दिए गए बिंदु से दूसरे दिए गए बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसी विभवांतर के रूप में देखा जाता है। आवेश के प्रवाहित होने में कुछ अन्य पदार्थों का योगदान होता है, जैसे चालक एवं प्रतिरोध। तो हमें इसके बारे में भी इस चैप्टर में अध्ययन करना होगा। विद्युत धारा के बारे में पूरी जानकारी लेने के पश्चात हमें विद्युत धारा के गुणों के बारे में पढ़ाया जाता है। विद्युत धारा के अंदर विशेष दो गुण पाए जाते हैं। पहला होता है चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण क्या होता है? जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रवाहित होती है तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। विद्युत धारा के इस गुण को चुंबकीय गुण कहा जाता है। तो हमें विद्युत धारा का पहला गुण चुंबकीय गुण के बारे में अध्ययन करना है। अब विद्युत धारा के अंदर दूसरा विशेष गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं तापीय गुण। तापीय गुण देखिए, विद्युत धारा जिस चालक से बहती है, यदि उस चालक में यदि उस चालक का घनत्व अधिक है, उस चालक में परमाणुओं की संख्या अधिक रहती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की गति में विरोध उत्पन्न होता है। कहने का मतलब उसका प्रतिरोध अधिक होता है, और ऐसी स्थिति में उस चालक का ताप बढ़ने लगता है, और ताप एक लिमिट तक न बढ़कर बहाव के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिसके कारण उसका ताप बदलता रहता है, और यह ताप बहुत अधिक हो जाता है। किस कारण? आवेशों के प्रवाहित होने के कारण। तो आवेशों के प्रवाहित होने के कारण या विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण किसी चालक में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसके ताप में परिवर्तन होता है, जिसे विद्युत धारा का तापीय गुण कहा जाता है। तो भौतिक विज्ञान के इस दूसरे पार्ट में, साइंस के चौथे पार्ट, भौतिक विज्ञान के दूसरे पार्ट में हमें विद्युत धारा के गुणों के बारे में अध्ययन करना है, विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करना है, विद्युत धारा बनती कैसे इसके बारे में अध्ययन करना है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन होता है हमें इसके बारे में अध्ययन करना है, एवं उसके बहाव के लिए कौन सा चालक अच्छा होता है, कौन सा उसके लिए कुचालक होता है उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके साथ साथ प्रतिरोधों के बारे में अध्ययन करना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसे कहा गया है पर्यावरण। साइंस के 5वें भाग में हमें पर्यावरण के बारे में अध्ययन करना है। पर्यावरण के बारे में कुछ विशेष अध्ययन ना करते हुए हमें केवल इतना अध्ययन रखना है, इतना जानकारी रखना है कि पर्यावरण, साइंस पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है या किस प्रकार उसकी सहायता कर सकता है। आप लोग जानते होंगे कि ओजोन परत, जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है, इसमें कार्बन CFC होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
इस गैस के कारण ओजोन परत में छिद्र बढ़ता है। तो इस गैस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ओजोन परत को निम्नीकरण होने से कैसे बचाया जा सकता है, उसके साथ साथ उपभोक्ता और उसके उत्पाद एवं पारितंत्र के बारे में अध्ययन करना है। इस पर्यावरण के अध्याय में हमें पारितंत्र, बायोगैस, उसके साथ साथ सीएफसी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना है। ये पांचवा अध्याय कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना होकर इन चारों पर ज़्यादा महत्व एग्जाम में दिया जाता है, जो होता है रासायन विज्ञान का, जीव विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान में प्रकाश, और भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को एक एक करके आगे पढ़ते चलेंगे। पहला चैप्टर होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, फिर जीव विज्ञान का पहला चैप्टर लेंगे, उसके बाद भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, फिर एक एक चैप्टर के बारे में अध्ययन करते चलेंगे और इस प्रकार अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमारे चैनल पर आपको साइंस की, सोशल साइंस की संपूर्ण वीडियो मिलेगी। क्लास 10 के संपूर्ण अध्ययन के लिए, साइंस और सोशल साइंस के संपूर्ण अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एडिटिंग ज़्यादा करेक्ट पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है।